Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you again to the online revision capsule course, and today I am going to deliver the next lecture of wave optics. So wave optics में कल हमने ह्यूगेन्स प्रिंसिपल नेचर ऑफ लाइट्स डिस्कस किया. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इज ह्यूगेन्स प्रिंसिपल. तो हमने स्टेटमेंट दी उसकी. अब सवाल है कि वी हैव टू यूज ह्यूगेन्स प्रिंसिपल टू प्रूव लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. सो लेट अस प्रूव. सो यूजिंग Huygens principle, prove law of refraction. तो बेटा When I am talking about the Huygens principle, that means आपको वेव फ्रंट का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपने सुना होगा. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? अगर आपके पास एक लाइट है, इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी कि इट एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, और इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, देन यू नो दैट लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. Is that clear? This phenomenon of bending of the light when it enters from one medium to another medium is called refraction. तो मान लो बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का μ1 है, इसका μ2 है. तो Snell's लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है दैट रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, यानी कि μ1 या μ2 by μ1 is equal to the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. This ratio will always remain constant. Okay? So the ratio of, I can say like this, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction always remain constant. तो बेटा क्या होता है? ये जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का रेशियो होता है फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम, फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ द लाइट, दिस रेशियो रिमेन्स constant. This is the Snell's law. So μ2 by μ1 equals to sin I by sin R equals to constant. So now बेटा यही लॉ हमें बेटा प्रूव करना है. तो प्रूव करने के लिए बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मैं एक यहां पे इंटरफेस लगा रहा हूं. ठीक है, दिस इज द इंटरफेस. इंटरफेस यू नो वो मीडियम या वो सरफेस जो दो मीडिया को सेपरेट कर सके. तो बेटा क्या हो रहा है, मान लो बेटा इंफिनिटी से डिस्टरबेंस आ रही है. ओके, दिस इज ए, दिस इज बी. ओके, नाउ हो क्या रहा है, लेट दिस इज द, you know, this is the angle of incidence. Now वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट अगर यहां पे हम यूज करें बेटा, ना यहां पे जो रे है इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, और दिस एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. राइट? अब बेटा जो रेज वहां से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है, तो वो रेज या वो डिस्टरबेंस अगर किसी पॉइंट पे मीट कर रही है, उन पॉइंट्स पे जो सब इक्विडिस्टेंट है, देन दे फॉर्म ए वेव फ्रंट, एंड दिस वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट. सो बेसिकली यहां पे जो दो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सोर्स. एंड इससे क्या होगा, जब ये पॉइंट सोर्स से इक्विडिस्टेंट है, देन दे वाइब्रेट इन फेज एंड दे फॉर्म ए वेव फ्रंट कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट. तो ए बी जो है बेटा, यहां जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, इट फॉर्म्स द प्राइमरी वेव फ्रंट. क्यों इसको कहते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट बेटा? क्योंकि इन्होंने सोर्स से डिस्टरबेंस आ रही है, और ए बी पे जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सोर्स, सो दे रिसीव द डिस्टरबेंस एट द सेम टाइम. सो ए बी फॉर्म्स ए प्राइमरी वेव फ्रंट. ओके, नाउ इफ दिस एंगल इज आई, then this will be also I.
कैसे बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ लाइंस कहता है कि अगर आपके पास दो लाइंस हैं और उन दो लाइंस के बीच में एंगल है थीटा, तो बेटा उन दो लाइंस के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होगा. सो एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स. तो बेटा अगर यहां पे एंगल आई है, दिस एंगल विल ऑल्सो बी आई. अब देखो बेटा इसके बाद क्या हो रहा है. नाउ यू नो ह्यूजेंस प्रिंसिपल टेल्स अस दैट इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे, प्राइमरी वेव फ्रंट कहां है बेटा? ए बी. इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं दे एक्ट एज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस. यानी कि अब प्राइमरी वेव फ्रंट के जो पॉइंट्स है वो भी डिस्टर्बेंस भेज रहे हैं. समझ आ रहा है? एंड दोज डिस्टर्बेंसेस आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स. तो मान लो बेटा बी से डिस्टर्बेंस निकली है, सेकेंडरी वेवलेट निकला है और वो पहुंचा है यहां पे. लेट आई कॉल दिस पॉइंट एज सी. ओके, सो मान लो ये जो डिस्टर्बेंस बी से आ रही है और सी तक पहुंच रही है, इसको टाइम टी लग गया. ठीक है? सो इन टाइम इंटरवल टी द डिस्टर्बेंस फ्रॉम बी हैज रीच टू द सी. क्लियर? तो बेटा मुझे बताओ इसी टाइम में ए से भी डिस्टर्बेंस निकलेगी. क्यों निकलेगी बेटा? क्योंकि ए बी प्राइमरी वेव फ्रंट है. बी से जो डिस्टर्बेंस निकल रही है वो टाइम टी में सी तक पहुंच रही है. नाउ अब ए से भी जो डिस्टर्बेंस निकल रही है, तो बेटा मान लो कि वो डिस्टर्बेंस यहां तक पहुंच रही है. लेट दिस इज द पॉइंट डी. ओके, सो इन द सेम टाइम इंटरवल टी the disturbance from A has reached to the point D. In the same interval of time T, the disturbance from B has reached to the point C. तो मैं कह रहा हूं कि ह्यूगेन का जो सेकंड प्रिंसिपल है, सेकंड स्टेटमेंट है, वो कहता है दैट ईच पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट acts as the source of new disturbance. तो मैं क्या कह रहा हूं? टाइम टी में जो बी से डिस्टर्बेंस निकली वो सी पे पहुंच रही है, और इसी टाइम इंटरवल टी में जो ए से डिस्टर्बेंस निकल रही है वो डी पे पहुंच रही है. इज दैट क्लियर? नाउ टेल मी बेटा, ये जो सी पॉइंट है और डी पॉइंट है, दिस इज डी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट. बताओ बेटा क्या इन दो पॉइंट्स ने डिस्टर्बेंस को सेम टाइम पे रिसीव किया या डिफरेंट टाइम पे रिसीव किया? Yes, they have received the disturbance at the same time, right? देखो बेटा टाइम टी में बी सी के पास पहुंचा, टाइम टी में ए की डिस्टर्बेंस डी पे पहुंच गई. तो सी और डी ने जो डिस्टर्बेंस रिसीव की, दे रिसीव द डिस्टर्बेंस एट द सेम टाइम. सो आई कैन से दैट सी से डी तक बेटा अगर आप एक लोकस ड्रॉ करोगे, राइट, तो बेटा ये लोकस जो होगा, ये लोकस जो होगा, दिस लोकस विल फॉर्म अ वेव फ्रंट एंड दिस वेव फ्रंट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट. क्लियर? तो क्या होगा? ए बी इज द प्राइमरी वेव फ्रंट एंड सी डी इज द यस सेकेंडरी वेव फ्रंट. थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे. वेव्स इंफिनिटी से आ रही है, डिस्टर्बेंस इंफिनिटी से आ रही है, एक डिस्टर्बेंस ए पे पहुंच रही है, यहां से भी डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं. देन मैंने ए से बी तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ए से बी तक जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इनफाइनाइट सोर्स से इक्विडिस्टेंट हैं, सो दे फॉर्म ए वेव फ्रंट कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट. नाउ अकॉर्डिंग टू द ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ फ्रेश डिस्टर्बेंस, secondary disturbance. This secondary disturbance is created by B, is created by A. अब टाइम इंटरवल T में B से जो डिस्टर्बेंस पहुंची वो C पे पहुंच रही है, इसी टाइम इंटरवल T में A से भी डिस्टर्बेंस निकल रही है वो D पे पहुंच रही है. तो C और D के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं they receive the disturbance at the same time. But do they receive the disturbance from the source or do they receive the disturbance from the primary wavefront? Yes, they receive the disturbance from the primary wavefront. So it forms a new wavefront. We call it as secondary wavefront. Yathmanogubra secondary wavefront. And this one is called primary wavefront. फिर से बेटा यही कॉन्सेप्ट है, 12th में आपको बहुत जगहों पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है. दो लाइन्स के बीच में जो एंगल है वही एंगल उन दो के परपेंडिकुलर्स के बीच में है. सो इफ दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डू यू नो हाउ मच इज दिस?
यस, कोई बता सकता है बेटा? यस, दिस इज ऑल्सो आर. कैसे बेटा? बेटा ये दो लाइन्स हैं, लेट आई मेंशन द नेम. दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2. तो बेटा इन दो लाइन्स के ये दो परपेंडिकुलर्स हैं. एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स. तो बेटा जो एंगल यहां इन दो लाइन्स के बीच में है दैट इज आर, वही एंगल इन दो लाइन्स के बीच में होगा दैट इज आर. जैसे यहां पे इन दो लाइन्स के बीच में एंगल था आई, तो इन दो लाइन्स के बीच में भी एंगल होगा आई. सो प्रॉपर्टी यू मस्ट रिमेंबर, एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज ऑलवेज इक्वल टू यस एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स. अब बेटा देखो ट्रिक क्या है, आपको सिनेलस लॉ यूज करना है. सिनेलस लॉ के लिए आप ऐसे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स ले लो जिसमें आप साइन आई और जिसमें आप साइन आर निकाल सको. जरा सोचो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लोगे जिसमें आप साइन आई निकाल सकते हो. शाबाश. तो बेटा ये ट्रायंगल नहीं है, यहां पे ट्रायंगल ए बी सी, ये बी पे राइट एंगलेड है, इसमें साइन आई निकालो. अच्छा, साइन आर को निकालने के लिए कौन सा राइट एंगलेड ट्रायंगल लोगे? दिस ए डी सी. यू कैन सी कि ये डी पे राइट एंगलेड है. सो व्हाट शैल आई डू? आई विल टेक ए राइट एंगलेड ट्रायंगल. इन राइट एंगलेड ट्रायंगल ए बी सी, जरा साइन आई बताओ बेटा किसके बराबर आएगा? शाबाश. साइन आई इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज द परपेंडिकुलर? एंगल के एडजेसेंट बेस होती है, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है. सो परपेंडिकुलर इज बी सी. व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? इट इज ए सी. राइट. नाउ अगेन टेक ए राइट एंगल ट्रायंगल. अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी. अरे बेटा कुछ नहीं करना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स लेने हैं, एक में साइन आई निकालो, दूसरे में साइन आर निकालो, उनका रेशियो निकालो, आंसर निकल आएगा. सो टेक राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी. एडीसी में साइन आर निकालेंगे. बोलो बेटा इस साइन आर में परपेंडिकुलर कौन है? एंगल के एडजेसेंट में बेस, एंगल के ऑपोजिट में परपेंडिकुलर. सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर? इट इज एडी. व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? इट इज एसी. Take this as first, take this as second, divide them. What you will get? Sin I by sin R equals to BC by AC by AD by AC. AC cancel, it is BC by AD. बट बेटा व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज स्पीड इनटू टाइम. गुबरा म्यानो, ये जो बी से सी तक जो वेव आ रही है, जो डिस्टर्बेंस जा रही है, वो किस मीडियम में जा रही है? रियरर में. अच्छा, जो डिस्टर्बेंस अब ए से डी जा रही है बेटा, वो रियरर में नहीं जा रही है बल्कि डेंसर में जा रही है. तिलचा लॉजिकल का. अरे जो स्पीड लाइट की रियरर में होगी, क्या वही स्पीड डेंसर में होगी? नो. सो व्हाट शैल आई राइट? स्पीड यू नो, सॉरी डिस्टेंस यू नो, यू कैन राइट इट एज स्पीड इनटू टाइम. So B से C तक ये क्या लिखेंगे? Speed. Let the speed of the light in the rearer medium is V1. So I will write it as V1 into T divided by what is AD? It is the distance traveled by a disturbance when it enters into the denser medium. Let the speed of the light in denser medium is V2. But time interval same है because they form a wave front. Interval same होना चाहिए. T और T will cancel out. Move to the next. So क्या आ गया यहाँ पे? Sin I by sin R is equal to V1 by V2, right? So sin I by sin R is equal to V1 by V2. लेकिन बेटा अभी क्या मैंने सिनेलस लॉ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आने चाहिए. तो आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. सो कैन आई से दैट μ1 can be written as C by V1. Refractive index of rearer medium is the velocity of light in vacuum to the velocity of light in that medium. μ2 can we write it as C by V2. तो बेटा इनको डिवाइड कर लो. μ2 by μ1 can be written as, इनको डिवाइड करो, μ2 by μ1 will be equal to V1 by V2. ओके, तो बेटा ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लो. तो देयरफॉर sin I by sin R equals to μ2 by μ1 and this ratio remains constant. So this is the proof of Snell's law. So Snell's law यहां पे हमने प्रूव किया. क्या Snell's law क्या है? अब द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होता है रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, एंड विच रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम एंड फॉर ए पर्टिकुलर गिवन वेवलेंथ ऑफ द लाइट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरफेरेंस.
what is interference? So beta, before I discuss what interference is, you must know the concept of coherent sources of light. बेटा याद रखोगे, मान लो मेरे पास दो सोर्सेस ऑफ लाइट हैं, S1 और S2, ठीक है. लेट दिस सोर्स एमिट्स द वेव्स, लेट दिस सोर्स ऑल्सो एमिट द वेव्स. लेकिन क्या देखा गया कि अगर इन दो वेव्स में क्या क्या सेम हो, इफ देयर फ्रीक्वेंसी, इफ देयर वेवलेंथ, ओके, प्रेफरेबली अगर इनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो, और इनके बीच में अगर फेज डिफरेंस जीरो है या कांस्टेंट है, तो बेटा दो वेव्स, आई रिपीट, दो सोर्सेस ऑफ लाइट, जो वो वेव्स एमिट करेंगे, अगर उनकी वेवलेंथ सेम हो, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, उनका एम्पलीट्यूड प्रेफरेबली सेम हो, और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगी या वो जीरो होगी या वो कांस्टेंट होगी, तो बेटा उन दो सोर्सेस ऑफ लाइट का नाम पड़ गया कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट. वहां क्या गई कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट? अरे डरना नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. सो टू सोर्सेस ऑफ लाइट आर सेड टू बी, यस, कोहेरेंट इफ दे emit the waves. शाबाश, मेरे साथ बताओ, if they emit the waves of same frequency, शाबाश, same wavelength, preferably same amplitude, with zero phase difference or constant phase difference, इनको कोहेरेंट कहते हैं. तो इन्हीं कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट में बेटा मान लो ये S1 है और ये S2 है, ये दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट जब वेव्स को इमिट कर रहे हैं और मान लो ये आपस में मिंगल कर रहे हैं, सुपर इंपोज कर रहे हैं, यू नो, सुपर इंपोज वेव्स कर सकती हैं, पार्टिकल्स नहीं कर सकते. वेव्स मिंगल हो सकते हैं, पार्टिकल मिंगल नहीं होता है. सो क्या देखा गया बेटा, जब ये वेव्स आपस में मिंगल करते हैं, जो वेव्स किन सोर्सेज ऑफ लाइट से आ रहे हैं, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट से आ रहे हैं, तो हुआ क्या वहां पे बेटा, वहां पे देखा गया कि इस सुपर इंपोज्ड वेव में एनर्जी की रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गई. बेटा आई मीन टू से, ये देखा गया कि अगर आप इन वेव्स को स्क्रीन पे ऑब्जर्व करोगे तो देखा गया कि कहीं पे ब्राइट बैंड दिख रहा है और कहीं पे डार्क बैंड दिख रहा है, कहीं पे ब्राइट बैंड दिख रहा है और कहीं पे डार्क बैंड दिख रहा है. व्हाट डज दैट मीन? यानी कि इसका मतलब हुआ इन दो सोर्सेज ने, जो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, जब इन्होंने वेव्स को इमिट किया और वो वेव्स जब आपस में सुपर इंपोज हो गए, तो सुपर इंपोजिशन की वजह से वहां एनर्जी की नई डिस्ट्रीब्यूशन हो गई. यानी कि कहीं पे लगा, कहीं पे एनर्जी मैक्सिमम आ गई और कहीं पे मिनिमम आ गई. जहां पे एनर्जी मैक्सिमम आ गई स्क्रीन पे, वहां आपको कौन सा बैंड दिखा? ब्राइट बैंड. और जहां पे आपको दिखा कि एनर्जी मिनिमम है, वहां पे जो स्क्रीन पे बैंड था, दैट वाज डार्क बैंड. सो व्हाट इंटरफेरेंस इज? सो आई वांट टू राइट डाउन द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस. सो इंटरफेरेंस इज द फिनोमिनन of redistribution of light energy. Redistribution of light energy when waves coming from two coherent sources of light superimpose. राइट? अरे बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखी मैंने यहां पे. जब भी दो कोरस ऑफ लाइट से वेव्स निकलेगी, सुपर इंपोज कर लेंगे, एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट होगी. लेट अस मूव टू द टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस. यू नो, इंटरफेरेंस दो तरीकों से हो सकता है. वन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव, अनदर वन इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव? नजर रखोगे बेटा, मान लो ये एक वेव है, you know this represents the crust, this represents the trough, और दूसरी वेव भी आ रही है, इसका भी यहां पे क्रस्ट है और यहां पे ट्रफ है. नाउ लॉजिकल बात है बेटा, ये जब दो वेव सुपर इंपोज करेंगे, ये इसका क्रस्ट है और ये इसका क्रस्ट है, तो जब क्रस्ट पे पड़ेगा, उससे क्या होगा? उससे ओवरऑल जो एम्पलीट्यूड है क्रस्ट के साइड से, वो नहीं बढ़ जाएगा? समझ आ रहा है?
अच्छा, जब ट्रफ ट्रफ पे पड़ेगा तो नीचे से भी जो एम्पलीट्यूड होगा, ये ट्रफ ट्रफ पे पड़ रहा है तो ओवरऑल नीचे से भी जो एम्पलीट्यूड है वो भी वेव का बढ़ जाएगा. सो दैट मीन्स व्हेन crest of one wave follows on the crest of another wave and trough of one wave follows on the trough of another wave, then the resultant amplitude increases. था ये नजर वुचू ओतानियोस युतु एम्पलीट्यूड. अब देखो कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है. क्यों? क्योंकि जब क्रस्ट पे पड़ेगा, यह सीखा था, दो बंदे हैं, एक बंदा आगे जा रहा है और दूसरा बंदा भी कोशिश कर रहा है कि मैं आगे ही जाऊं, तो ओवरऑल उनका एम्पलीट्यूड जो होगा वो बढ़ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में. सो क्रस्ट फॉलोज ऑन क्रस्ट, ट्रफ फॉलोज ऑन द ट्रफ. सो एज अ रिजल्ट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस. एंड व्हेन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, आपने पढ़ा होगा जो लाइट की इंटेंसिटी होती है, ब्राइटनेस होती है, अभी मैं यहां पे दिख रहा हूं आपको, कुछ ब्राइटनेस दिख रही है ना, तो वो ब्राइटनेस जो है, वो इंटेंसिटी जो है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. गो लॉजिकल काच, जितना सुपर इंपोज्ड वेव का या जितना वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी. जितना एम्पलीट्यूड वेव का, रिजल्टेंट वेव का कम होगा उतनी इंटेंसिटी भी कम होगी. राइट? सो नाउ दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यू कैन राइट इट बाय योरसेल्फ. आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. सो व्हेन a crest of one wave follows on the crest of another wave and trough of one wave follows on the trough of another wave, then the resultant wave has got more amplitude than their individual waves, has got more intensity. This is called constructive. Then what is destructive? आप खुद भी बोल सकते हो. आप डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा बेटा? शाबाश. ये क्रस्ट है एक वेव का, ये ट्रफ है. ये एक वेव का ट्रफ है और ये क्रस्ट है. What will happen when the crest of one wave follows on the trough of another wave? ऐसी बात है, दो बंदे आगे जाना चाहते हैं और दो बंदे पीछे जाना चाहते हैं, तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल जो उनकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो घट जाएगी. सो ये चाहता है, क्रस्ट चाहता है कि पार्टिकल्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाए, ट्रफ चाहता है कि पार्टिकल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए. सो ओवरऑल जो एम्पलीट्यूड है दैट विल डिक्रीज. सो व्हेन द crest of one wave follows on the trough of another wave, when the trough of one wave follows on the crest of another wave, तो ओवरऑल जो बेटा एम्पलीट्यूड होगा वो बहुत कम होगा. इट विल डिक्रीज लाइक दिस, और इट कैन बी ऑल्सो जीरो अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है. दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन. सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? लेट मी गिव यू द डेफिनेशन. व्हेन द crest of one wave, अगर लिखना चाहते हो तो उस स्पीड से मैं बताऊंगा. When the crest of one wave follows on the trough of another wave, and when the trough of one wave follows on the trough of, when the crest of one wave follows on the trough of one wave and the crest of another wave follows on the trough of another wave, then they form a destructive interference. Resultant amplitude decreases. जब resultant amplitude कम हो गया तो brightness यहाँ ज्यादा होगी या कम होगी? Obviously brightness कम होगी, intensity कम होगी. Now क्वेश्चन 5 मार्क्स का बेटा आ जाता है. दैट इज अबाउट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 मार्क्स का सवाल लॉन्ग टाइप आ जाता है. कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अरे मेरा सवाल है बेटा, दो वेव्स में फेज डिफरेंस क्या होनी चाहिए ताकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, या दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितनी होनी चाहिए ताकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मान लो बेटा मैं दो वेव्स ले रहा हूं. मान लो वेव 1 जो है, जो सोर्स S1 से आ रही है, लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट वेव इज गिवन एज A sin omega t, right? Okay, now we have the second wave y2. Let that is b, that is b sin of omega t plus phi. मतलब क्या हुआ इनका? डरना नहीं है बेटा, मैं समझाऊंगा यहां पे.
अरे आपको पता है जो भी ये वेव डिस्प्लेस हो रही है, दे एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ SHM साइन ओमेगा टी. सो पहले वेव की जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज A sin omega t. A is the amplitude of first wave, T is the instant time, omega is the angular frequency. अच्छा, दूसरी वेव जो आ रही है या दूसरे सोर्स से जो वेव निकल रही है उसका एम्पलीट्यूड B है. और what is this phi? This is more important. बेटा this phi is the phase difference. Is the phase difference between first wave या first source and second source. तो बेटा इस सोर्स और इस सोर्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट इज फाई. अब बेटा यही दो वेव्स अगर सुपर इंपोज कर रहे हैं, मिंगल कर रहे हैं, तो अब सवाल है वो जो सुपर इंपोज्ड वेव होगी उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. सो व्हाट शैल यू डू? यू विल अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल छु कशीर पट खसलत. खसलत छन चालान क्या. इंट्रिंसिक और इंडिविजुअलिटी ऑफ वेव नेवर चेंज. वेव जैसा बिहेवियर पहले दिखा रही थी ना जब कोई नहीं था, तब भी अब भी उतना वही बिहेवियर दिखाएगी जब सुपर इंपोज कर रहा है. सो इंडिविजुअलिटी ऑफ वेव डज नॉट चेंज. तो बताओ अब दो वेव जब सुपर इंपोज होगे तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगी y, कैन आई से दैट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव y1 प्लस y2. सो जब ये दो वेव्स मिल रही हैं तो रिजल्टेंट वेव जो बन रही है उसकी डिस्प्लेसमेंट algebraic sum of the individual displacements होगा. So y will be equal to y1 plus y2. अब बुकी पेट छु गोटे लिखित, बुकी पेट छु अब गोटे पॉइंट लिखित, हम वहां पे सीधे r को sin ओमेगा 2t को कुछ पुट कर रहे हैं. आप देखना मगर सो गोटे छु याद थावन क्या ताथे के 5 है. लेकिन मैं आपको ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो बेसिक मैथडोलॉजी इसमें हो रही है. देखो बेटा अब मुझे बताओ जब दो साइन वेव्स मिलेगी सुपर इंपोज होगी तो रिजल्टेंट वेव भी साइन वेव ही होगी कि नहीं होगी. तो बेटा कैन आई से दैट दिस y कैन बी रिटन एज, पहले मैं फिर से यहां पे लिखूंगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. ओके, y1 कितना है a साइन ओमेगा t, y2 कितना है b साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. वट अबाउट दिस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? अभी कह रहा था मैं जब दो साइन वेव्स मिलेगी सुपर इंपोज होगे तो रिजल्टेंट वेव भी साइन वेव ही होगी. तो मैं इस y के बदले ऐसे लिख रहा हूं r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा. घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे समझने की कोशिश करो बेटा. यू नो व्हाट इज दिस r? अरे ये R है एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव. दो वेव सुपर इंपोज हो गई, सुपर इंपोज्ड वेव का एम्पलीट्यूड. अच्छा, व्हाट इज दिस थीटा? बेटा याद रखोगे वो फाई, याद रखना फाई थी फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स कमिंग फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. लेकिन दिस थीटा इज द फेज डिफरेंस. यस, इट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट वेव. ये बहुत इंपॉर्टेंट है वरना इसमें मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है शायद यही फेज डिफरेंस है. नहीं बेटा, ये थीटा भी फेज डिफरेंस है, लेकिन किस किस के बीच में? इट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट वेव एंड फर्स्ट वेव. पहली वेव और रिजल्टेंट वेव में कितनी फेज डिफरेंस है? लेकिन जरा मैं आपको पूछूं कि दो वेव्स के बीच में कितनी फेज डिफरेंस है? शाबाश, इट इज 5. दिस इज 5. नाउ बेटा क्या करेंगे? यू माइट नो द रिलेशन साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b पर मुझे होना है ट्रिग्नोमेट्री. तो क्या करेंगे? r यहां पे लिखो दिस इज साइन ऑफ a प्लस बी. कैन आई राइट इट एज साइन ओमेगा t cos थीटा प्लस cos ओमेगा t साइन थीटा. कैसे बेटा? साइन ए कॉस बी. बेटा उतना टाइम नहीं है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, सो आपको पता होनी चाहिए. पुट दिस ओमेगा टी एज ए, पुट दिस थीटा एज बी. साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी को ऐसे रखो. गुड. प्लस बी बोलो बेटा साइन ऑफ ए प्लस बी इट इज अगेन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. कैन आई राइट इट एज साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई. राइट? तो क्या करोगे बेटा?
आर से मल्टीप्लाई करो और यहां बी से मल्टीप्लाई करो। अरे सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। सो शैल आई राइट इट लाइक दिस, आर साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस आर कॉस ओमेगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और बी को यहां मल्टीप्लाई होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कर लो बी से मल्टीप्लाई, इट विल बी बी साइन ओमेगा टी कॉस फाई, बी साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस बी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। राइट, तो बेटा अब क्या करना है, यहां पे ये क्लियर हुआ, आर से यहां मल्टीप्लाई वहां बी से मल्टीप्लाई किया। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, देखो क्या करना है। आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है बेटा साइन ओमेगा टी और दूसरा वेरिएबल है कॉस ओमेगा टी। आप इन्हीं वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करो। बकार त्रेलेट रिपीट बक्यावान, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन ओमेगा टी and cos omega t, equating the coefficients of sin omega t cos omega t, equating the coefficients of sin omega t and cos omega t। तला वन्यू गोबरा, ये है sin omega t, इसका कोफिशिएंट क्या है, r है, नहीं बल्कि r भी है और cos थीटा भी है। ये sin omega t रोस्तु ना सुजु सोरी कोफिशिएंट, सो sin omega t का कोफिशिएंट क्या आएगा, r cos थीटा। यहां नहीं है sin omega t, छोड़ दो, इक्वल्स टू यहां sin ओमेगा टी है, इसका कोफिशिएंट a है, प्लस यहां पे भी sin ओमेगा टी है, इसका कोफिशिएंट b है और cos फाई है। सो r cos थीटा इज इक्वल टू a प्लस b cos फाई। यो होचनो तो किताबी गोट होमुत, वहां सीधे लिख रहा है वो, पुट r cos थीटा इज इक्वल टू a प्लस b cos फाई। ठीक है, तो उनको पता नहीं होती है वो कहां से आता है, वो सीधे पुट करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स सीधे यहां से शुरू करते हैं, लेकिन मेन मेथडोलॉजी पता नहीं होती है ये आता कहां से। सो याद रखोगे, जब दो साइन फंक्शन उसको ऐड करते हैं, रिजल्टेंट फंक्शन भी साइन ही होती है। तो खैर आर कॉस थीटा निकला, ये पुट इट एज फर्स्ट। वहां क्या उनमें वनी क्या उनमें मैंने 3 बार बोला, साइन ओमेगा टी के कोफिशिएंट्स को इक्वेट और अब कॉस ओमेगा टी के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करो। वैसा ये देखो कॉस ओमेगा टी की यहां है ना, ये है, तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, आर साइन थीटा। थी वो इतना याद, cos ओमेगा टी के बगैर जो भी है वो कोफिशिएंट है, दैट इज r sin थीटा इक्वल्स टू, यहां है cos ओमेगा टी, नहीं, यहां है cos ओमेगा टी, नो, यहां तो है, तो cos ओमेगा टी के बगैर कौन सी क्वांटिटी है, b sin फाई। पुट इट एज सेकंड। वो वन क्या बे गोट थोमुत याद, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, मगर पाई नहीं क्या इस करान। अरे लॉजिकल बात है, हम पता है हम यहां स्क्वायरिंग और एडिंग क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा आपको पता है अगर मैं इनको स्क्वायर और एडिंग करूंगा देन इट बिकम्स ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। गो अवै स्क्वायरिंग हंग तमंग करान क्या, समझ आ रहा है, हम इसलिए स्क्वायरिंग और एडिंग कर रहे हैं ताकि ये 1 बन जाए, तो एक थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, एमिनिश गस आजाद। सो व्हाट शैल आई डू, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। So what it will be, r square cos square theta plus r square sin square theta is equal to, यहां से क्या आएगा, a plus b cos phi का होल स्क्वायर प्लस b sin phi का होल स्क्वायर। राइट, तो यहां पे क्या करोगे बेटा, r स्क्वायर को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा, ये चाहना तगान, अगर बह स्टेप खम आई होप कि उतना आएगा। आर स्क्वायर कॉमन निकालो, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। सो क्या लिखेंगे, 1 इक्वल्स टू, यहां पे क्या आएगा, a प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर, इट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, या सो पाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे बेटा, a स्क्वायर प्लस b, तो b नहीं है, b कॉस फाई है, सो इट विल बी b स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ट्वाइस a, हाँ b क्या है, b कॉस फाई प्लस व्हाट इज दिस, b sin फाई का होल स्क्वायर, कैन वी राइट इट एज b स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। अरे स्प्लिट किया इसको, अब
बेचा कुछ तरीक बासा एलिमिनेशन गस, हाँ बेटा देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, अगर आप इनको मिलाओगे अरेंज करोगे, बी स्क्वायर कॉमन निकालो, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई विल बी इक्वल टू 1. सो व्हाट शैल आई गेट? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई. इनको एक साथ रखो और बी स्क्वायर कॉमन इनके बीच में निकालेंगे, प्लस ट्वाइस ए बी कॉस फाई. So r is equal to square root of a square plus b square cos square plus sin square is 1 plus twice ab cos phi. मसला खत्म. यहां पे अब कंडीशन निकलेगी, देखो कैसे. सो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो बेटा निकला स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi. नाउ अब क्या r मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? बेटा वो डिसाइड करेगा ये फाई. कैसे? देखो कैसे. फॉर r टू बी मैक्स, मैं चाहता हूं कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए. तो उसके लिए कॉस फाई कितना होना चाहिए? मैक्सिमम. और आपको पता है कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और वो 1 वैल्यू कहां कहां पे है जरा आप बताओ. तु ये छु मैथिक फलासफर, वनिव सा कॉस कत छु 1 आसान. कॉस 0 पे भी 1 है, कॉस 2 पाई पे भी 1 है, कॉस 4 पाई पे भी 1 है. बवाना तेल यिथ कन इट इज कॉस 2n पाई. n शुरू होगा 0 से. देखो बेटा n अगर शुरू होगा 0 से ये 0 बनेगा, n 1 होगा इट विल बी 2 पाई, n को 2 दे दो वैल्यू इट विल बी 4 पाई, देन 6 पाई, सो ऑन. सो कैन आई से दिस कॉस कॉस विल कैंसल आउट. इन वनी मैथ वाली मरियो में कॉस कॉस कैंसल नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक है कॉस इनवर्स. खैर याद हमने खतर वनो इसे कॉस कॉस कैंसल किया तो फेज डिफरेंस आ गई 2n पाई. सो बताओ इफ आई वॉन्ट कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शुड टेक प्लेस, बताओ फिर उन दो वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 2n टाइम्स पाई. ये 2n क्या है? ये ऑड इंटीजर कि नहीं इवन इंटीजर? इट इज इवन इंटीजर. कैसे? देखो 2 पाई 4 पाई 6 पाई. सो कैन आई से दैट if the phase difference between the two waves is equal to even integral multiple of pi, then constructive interference will take place. गो कशीर पर यिथ कन अगर दो वेव्स में फेज डिफरेंस 0 है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर दो वेव्स में फेज डिफरेंस 2 पाई है कंस्ट्रक्टिव, 4 पाई कंस्ट्रक्टिव, 6 पाई कंस्ट्रक्टिव, 8 पाई कंस्ट्रक्टिव. राइट नाउ व्हाट अबाउट डिस्ट्रक्टिव? दैट विल बी द लास्ट कंडीशन. एंड कल इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे, पार्ट डिफरेंस देखेंगे. सो पहले मैं डिस्ट्रक्टिव का दिखाऊंगा, वहां पे मैं कंक्लूड करूंगा, देन आई विल बिगिन विद द सेम थिंग टुमारो. सो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हाट शुड बी द फेज डिफरेंस? इट शुड बी मिनिमम. कितना नीचे जाता है? कॉस -1. सो कॉस 5, आपको पता है कॉस कहां कहां पे -1 होता है? शाबाश. 180 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे, या ऐसे कॉस ऑफ 2n प्लस 1 टाइम्स पाई. देखो ये 2n प्लस 1 ऑड है. कैसे? n को दे दो वैल्यू 0 इट विल बी cos पाई, सो इट विल बी पाई. n को दे दो 1 इट विल बी 3 पाई, n को दे दो 2 इट विल बी 5 पाई. तो कैन आई से दैट इफ द फेज डिफरेंस इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, then which interference will take place? Destructive interference will take place. तिल थई तो याद, अगर दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस. अगर दो वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है इफ इट इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई लाइक पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, देन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस. लेकिन इसमें एक और चीज है, पार्ट डिफरेंस और एक न्यूमेरिकल आ जाती है. लेकिन आज के लिए इतना ही रखेंगे. आप भी अपनी नोटबुक्स को साथ साथ मेंटेन करो. अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम.